नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा संकट में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबर अपराध की दुनिया का सांप एक या दो मुंह वाला नहीं, बल्कि कई मुंहों वाला है। यह किसी व्यक्ति की निजी या संस्था की गोपनीय जानकारी में सेंध लगा सकता है। यहाँ सरकार की योजनाओं को लागू होने से पहले उनकी पोल खोल सकता है। यह कंप्यूटर में सुरक्षित, महत्वपूर्ण और संग्रहणीय सूचनाओं को तहस नहस कर सकता है या तोड़ मरोड़ सकता है, या कुछ ऐसे प्रोग्राम तैयार कर लेता है जिससे आपकी वर्षों की साधना से सहेजी गई सूचना पल भर में साफ हो सकती है। तो चलिए विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। पिछले 15-16 सालों में इंटरनेट ने हमारी दुनिया ही बदल दी है। बदलाव की इस बयार ने हमारे जीवन को सरल, सुगम और सुविधाजनक तो बनाया है, लेकिन कई चुनौतियां भी खड़ी कर दी है। इंटरनेट के माध्यम से रेलों और हवाई जहाज़ों की टिकटों का आरक्षण या बैंकों का लेन देन तो अब पुरानी बात हो चुकी है। अब तो दैनिक खरीदारी, उपयोगिता बिलों की अदायगी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, जरूरी दस्तावेजों का प्रेषण, जमीन, टैक्स, प्रॉपर्टी जैसे महत्वपूर्ण सूचनाओं का रिकॉर्ड भी इसके माध्यम से रखा जा रहा है। हालत तो यह है कि भले रेलें समय पर नहीं चल रही है, लेकिन उनके पूरे सफ़र के एक एक लम्हे की जानकारी नेट पर उपलब्ध हो रही है। भले ही मौसम विभाग की भविष्यवाणी अब भी लतीफ़ों का विषय ही बनी हुई हो, लेकिन देश के चप्पे चप्पे का हर पल, हर घड़ी के तापमान का रिकॉर्ड नेट पर उपलब्ध है। खेलों में जीत हार एक अलग बात है, लेकिन प्रतिद्वंदी टीमों के प्रत्येक खिलाड़ियों की खूबियां और खामियों की जानकारी कंप्यूटर पर उपलब्ध है। यदि अब वीडियो में आगे बात करें साइबर सुरक्षा हमारे लिए कैसे एक बड़ी चुनौती है इसके बारे में, तो सूचनाओं के इस महाविस्तार और सहज उपलब्धता का यह परिणाम हुआ कि जिस तरह से बस्ती बसने से पहले ही चोर भी अपने ठिकाने तलाश लेते हैं, उसी प्रकार साइबर अपराधी भी कंप्यूटरों की सेंधमारी कर रहे हैं। 70 की दशक में जब भारत की 99% आबादी ने कंप्यूटर का नाम तक नहीं सुना था, तब अमेरिका और जापान सरीखे विकसित और प्रौद्योगिकी संपन्न मुल्कों में कंप्यूटरों में वायरस का प्रवेश हो चुका था। शुरुआती दौर में ऐसे वायरस कंप्यूटर की एकाध फाइल करप्ट कर दिया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 80 के दशक में तो ऐसी नौबत भी आई कि एक एक वायरस अटैक ने हजारों हजार कंप्यूटरों का काम तमाम करना शुरू कर दिया। कंप्यूटर विशेषज्ञों ने जैसे तैसे इस समस्या से निजात पाई, लेकिन फिर इस तरह के वायरसों का प्रयोग बिल्कुल आम बात हो गई। बाद में इसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी तैयार किए जाने लगे, लेकिन इस काम में कुछ ऐसे लोग भी घुस आए जो एंटीवायरस के नाम पर नए रूप में वायरस सप्लाई करने लगे। आलम तो यह था कि जिस प्रकार हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई के नाम पर लोगों ने डरा डरा कर महंगी दवाइयां बेची, उसी प्रकार वायरस के नाम से डरा डरा कर नई कंपनियों ने पहले वायरस पैदा किए, फिर लोगों को एंटीवायरस प्रोग्राम बेचे गए। जिस प्रकार तूफानों को जावा या सुनामी जैसे नाम दिए जाते हैं, उसी तरह वायरसों को भी मेलिसा, कॉड रेड और आई लव यू जैसे नाम भी दिए जाने लगे। सबसे खतरनाक वायरस सन 2000 ईस्वी में आया, जिसका नाम आई लव यू था। यह वायरस एक ईमेल के जरिए आया था। मेल के साथ एक फाइल अटैच करते हुए प्राप्तकर्ताओं को वह फाइल खोलने के लिए कहा गया था। जैसे ही लोगों ने फाइल खोली, उनके कंप्यूटर काले स्क्रीन के रूप में तब्दील हो गए। इस वायरस ने देखते ही देखते दुनिया भर के लाखों कंप्यूटरों को अपनी जकड़ में ले लिया। महज इसी वायरस से कंप्यूटर प्रेमी देशों को लगभग $10 बिलियन का नुकसान हुआ और इसकी तोड़ लाने में लगभग $15 बिलियन खर्च हो गए। साइबर इतिहास के सबसे बड़े इस वायरस ने दुनिया भर के आईटी विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी और लोग इस तरह के वायरसों से लड़ने के लिए एकजुट हो गए। फिर धीमे धीमे वायरस बनाने वालों को खुद ही महसूस होने लगा कि विनाश में किसी का नुकसान तो है, लेकिन फायदा किसी का नहीं।
इसलिए उन्होंने अपनी ऊर्जा वायरस सप्लाई करने के बजाय सूचनाओं की चोरी करने पर खपानी शुरू कर दी। फिशिंग इसी के कुपरिणाम के रूप में हमारे सामने है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार फिशिंग के जरिए सुरक्षा में सेंध लाया गया। लगभग 10 वर्षों से नेट बैंकिंग का महत्व बहुत बढ़ा है और तभी से फिशिंग के जरिए साइबर सुरक्षा में सेंध लगाई जा रही है। इसमें खाता धारकों के यूजर नेम, उनका पासवर्ड, उनका क्रेडिट कार्ड नंबर, उनका मोबाइल नंबर आदि जानकारियां हासिल कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया जाता है। हालांकि संस्थाएं और बैंक ग्राहकों को बार बार इसके लिए आगाह करती है और स्वयं इस फिशिंग को रोकने के लिए लगातार कदम उठाती है, लेकिन कई बार दुश्मनों की चाल हमारी चाल से 1.5 गुना तेज हो जाती है। फिशिंग का उपयोग धन के हेर फेर के लिए ही नहीं बल्कि उपभोक्ता को अपने हक के सामान्य इस्तेमाल से रोकने के लिए भी किया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी बैंक की साइट पर पहुंचने के बाद जब लेन देन का वक्त आता है या ट्रेवलर की साइट पर बुकिंग का समय आता है तो या तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है या वह साइट उस लेन देन के लिए इनकार कर देती है या फिर इंटरनेट काम करना बंद कर देता है। यह सब भी फिशिंग के ही रूप हैं जो कभी कभी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते विपक्षी संस्थाएं भी करवाती है। फिशिंग आज आर्थिक लेन देन को ही कलंकित नहीं कर रहा है बल्कि इसने फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्क के तारों को भी तहस नहस करना शुरू कर दिया है। महिलाएं इसकी सॉफ्ट टारगेट है। किसी भी महिला या युवती के फोटो हासिल कर उनके साथ जोड़ तोड़ कर उनका दुरुपयोग करना या किसी भी वॉल पर पहुंचकर उसके नाम पर अश्लील वीडियो या फोटो लोड करना और मर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करना, राजनीतिक या सामाजिक दृष्टि से प्रतिबंधित या विवादास्पद टिप्पणी लिखना जैसे कई कार्य फिशिंग के जरिए किए जा रहे हैं। यदि बात करें कि जागरूकता ही बचाव है तो दफ्तर या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कंप्यूटर पर काम करते करते समय या मोबाइल का इस्तेमाल करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम थोड़ी सी देर के लिए भी अपनी जगह से कहीं हिल रहे हैं तो इन साधनों को यूं ही खुला न छोड़ दें, अन्यथा कोई भी अनजान या अवांछित व्यक्ति हमारे द्वारा दर्ज की गई जानकारी का गलत उपयोग कर सकता है या उसमें रद्दोबदल कर सकता है या हमारे ईमेल का प्रयोग कर अनचाहे संदेश भेजकर हमें किसी मुश्किल में फंसा सकता है। जीवन में सरलीकरण के आग्रही लोग अक्सर पासवर्ड के नाम पर पासवर्ड ही दर्ज कर देते हैं जो वैसा ही है जैसे पर्स में रखे एटीएम कार्ड के कवर पर उसका 4 अंकों का लेन देन पासवर्ड दर्ज कर देना या घर का ताला लगाने के बाद उसकी चाबी दरवाजे पर रखे पग पोछे के नीचे रख देना। इसी प्रकार कुछ लोग अपने बच्चों के घर पर बोले जाने वाले नाम या अपनी जन्म तारीख को ही पासवर्ड बना देते हैं। इस प्रकार की जानकारी को चंद रैंडम प्रयोगों द्वारा आसानी से हासिल किया जा सकता है। इसलिए आजकल इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि पासवर्ड में शब्द, अंक और विशेष चिन्ह तीनों होने चाहिए। साथ ही किसी एक अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। लेन देन के मामले में पासवर्ड 45 दिन में बदल देना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए। वीडियो में यदि आगे बात करें साइबर आतंक और साइबर लॉ के बारे में, तो अब साइबर के जरिए आतंकवाद भी फैलाया जा रहा है। एक और कुछ आतंकवादी संगठन आम लोगों के ईमेल या फेसबुक अकाउंट हैक कर उनके माध्यम से अपने संदेश फैला रहे हैं और विभिन्न देशों की सुरक्षा संबंधी जानकारियों में सेंध लगा रहे हैं। तो दूसरी ओर विस्फोटकों के फॉर्मूले तैयार करने में, सरकार की एंटी टेररिस्ट नीतियों और योजनाओं को हासिल करने में, आतंक के लिए मुफीद स्थान ढूंढने में, लोगों के बीच भ्रामक जानकारी फैलाने में, उन्हें डराने में और जन भावनाएं भड़काने में भी साइबर साधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार ने अपनी ओर से पहल करते हुए सन 2013 ईस्वी में साइबर सुरक्षा कानून भी बनाया है।
जिसका उद्देश्य निजी या संस्थागत स्तर पर रखी सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखना तथा उनके दुरुपयोग को रोकना है। लेकिन महज कानून बन जाने से हमारी समस्याओं का अंत नहीं हो जाता। दरअसल साइबर सिक्योरिटी की पहल केवल सरकार या संस्था की जिम्मेदारी भर नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें हम सभी को योगदान देना चाहिए और यह काम हम थोड़ी सी सजगता का इस्तेमाल कर आसानी से पूरा कर सकते हैं। यदि आगे बात करें पायरेसी में फंसा सॉफ्टवेयर के बारे में, तो सॉफ्टवेयरों की पायरेसी भी एक किस्म का साइबर अपराध है। जिस सॉफ्टवेयर को तैयार करने में लोग व्यक्तिगत रूप से या संस्थाएं सामूहिक रूप से अपनी मेधा, समय और धन निवेश करती है, पलक झपकते ही उनकी कॉपी तैयार हो जाती है। मूल सॉफ्टवेयर की तुलना में औने पौने दामों पर बिकने वाले ये सॉफ्टवेयर मूल निर्माताओं से मुनाफा तो छीनते ही हैं। लोगों में इस तरह के शॉर्ट रूट से काम निकलवाने की मानसिकता पैदा कर देते हैं। कंप्यूटरों को इनसे जो नुकसान हो सकता है वह तो अलग है ही। पायरेसी सॉफ्टवेयरों की ही नहीं, फिल्मों, गानों और मनोरंजन के अन्य कार्यक्रमों की भी की जा रही है। कहते हैं कि अकेले भारतीय फिल्म जगत को ही वीडियो पायरेसी से लगभग 4,000 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है। यदि वीडियो के अंत में बात करें कैसे इसका रोकथाम हम कर सकते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए यह सबसे ज़रूरी है कि हम अपने कंप्यूटर पर अच्छा और विश्वसनीय एंटीवायरस इंस्टॉल कराएं और समय समय पर इसका नवीनीकरण करवाते रहें। अपने कंप्यूटर पर फायरवॉल इंसर्ट करवा लेना चाहिए। फायरवॉल का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कंप्यूटर पर आने वाली जानकारी और उसके जरिए प्रेषित की जाने वाली जानकारी दोनों की ही सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कंप्यूटर पर कई अनुपयोगी कार्यक्रम उपलब्ध रहते हैं। आमतौर पर हम इन वांछित अवांछित प्रोग्रामों को यही सोचकर अपने पास रख लेते हैं कि आज नहीं तो कल इनकी ज़रूरत पड़ेगी ही। लेकिन ऐसा कर हम कंप्यूटर पर अनावश्यक लोड तो डालते ही हैं, उसकी स्पीड भी कम कर देते हैं और लंबे समय तक उसे निष्क्रिय रख अनजाने में किसी वायरस के प्रवेश की आशंका को भी न्योता देते हैं। अपने पास रखी जानकारी का हमेशा ही बैकअप अपने पास रखना चाहिए। कई बड़ी कंपनियों तो इसके लिए देश में किन्हीं 2 केंद्रों पर अपना बैकअप सेंटर भी रखती है, जहां देश भर के कंप्यूटरों की जानकारियों को दैनिक या साप्ताहिक आधार पर सहेज कर रखा जाता है। इस काम के लिए 2 सेंटर इसलिए रखे जाते हैं कि यदि कहीं एक जगह आपदा आए तो दूसरी जगह से बैकअप मिल सके। सीडी या पेन ड्राइव या मेल के माध्यम से मिलने वाली सामग्री को खोलने से पहले हमें उसकी स्कैनिंग कर लेनी चाहिए। नेट खंगालते समय हमें हमेशा सुरक्षित वेबसाइट ही खोलने चाहिए और आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित करने वाली या मुफ्त इनाम बांटने का दावा करने वाली साइटों से हमेशा परहेज करना चाहिए। अक्सर इस किस्म की साइटें उपयोगकर्ताओं को किसी इनाम के बारे में भरमाती है या वायरस के नाम से डराती है और हम उनके द्वारा फैलाए गए जाल में उलझते ही चले जाते हैं। हमें समय समय पर इंटरनेट की सिक्योरिटी सेटिंग की भी जांच करती रहनी चाहिए और भूल से भी खोली गई गलत या अवांछित साइट को हिस्ट्री से निकाल देना चाहिए ताकि यह अनजाने में दोबारा हमारे कंप्यूटर में न आने पाए। सबसे खास बात तो यह है कि हमें इंटरनेट के संबंध में अपनी जानकारी अद्यतन रखनी चाहिए। फुर्सत के क्षणों में हमें अपना सारा ध्यान मनोरंजक साइटें खंगालने में लगाते रहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत वक्त कंप्यूटर जगत में हो रहे नए नए परिवर्तनों, नई आकांक्षाओं, नए अवरोधों, नए प्रयोगों, नई उपलब्धियों और नई सफलताओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भी देना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी महज सरकार या संस्था की जिम्मेदारी भर नहीं है। जिस तरह से पुलिस, सेना और सरकार के बावजूद अपने घर की सुरक्षा हम खुद करते हैं, इसी प्रकार अपने कंप्यूटरों की सुरक्षा भी हमें ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए साइबर की दुनिया हमारे पीसी से शुरू होता है और मोबाइल पर जाकर खत्म।
तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो ऑडियो बुक जो कि था संकट में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, जिसमें हमने साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है उसके ऊपर बात की, फिशिंग के जरिए कैसे सुरक्षा में सेंध होता है इस पर बात की, साइबर आतंक पर बात किया, साइबर लॉ के बारे में बात की, किस तरह से हम इसके प्रति जागरूक हो सकते हैं, पायरेसी में एक सॉफ्टवेयर कैसे फंसता है इसके बारे में बात की। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो ऑडियो बुक। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपना महत्वपूर्ण फीडबैक, सजेशंस, वीडियो के प्रति राय, आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर लिखें, ज़रूर बतावें। फिलहाल आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।